क्या अमेरिकी सदर मौजूदा आलमी निजाम को तोड़कर एक नए खुफिया मंसूबे पर काम कर रहे हैं? 10 नकाती फ्रेमवर्क की संगीन खिलाफ वर्जी के बाद जंग बंदी और मुज़ाकरात बेमायनी हो गए हैं। The Iranians originally put forward a 10-point plan that was fundamentally unserious, unacceptable, and completely discarded. It was literally thrown in the garbage. जंग बंदी के फौरी बाद इसराइल ने लेबनान पर तबाहकुन हमलों से एक ही दिन में 254 शहरियों को शहीद कर दिया। इसराइली अपोजिशन लीडर कहता है कि हमारी पूरी तारीख में पॉलिटिकल डिजास्टर नहीं हुआ जब फैसलों में इसराइल ही मुज़ाकरात का हिस्सा ना हो। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान को असला सप्लाई करने वाले एक मुल्क का नाम लिए बगैर इस पर 50% टैरिफ फौरी आयद करने का ऐलान किया है। आखिर ये मुल्क कौन सा है? आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। 6 मार्च को ट्रंप ने ट्वीट किया था कि ईरान को गैर मशरूत सरेंडर करना पड़ेगा, अगर नहीं होगा तो अमेरिका हमले जारी रखेगा। 40 दिन बाद जब अमेरिका को आलमी सतह पर पिसपाई होने लगी, मुआशी और सियासी दबाव बढ़ने लगा और ईरान पर जंग में फंसने के बाद निकलने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आया, तो यही ट्रंप 8 अप्रैल को यानी ठीक 40 दिन बाद ट्वीट करता है कि ईरान की जानिब से जंग बंदी के लिए 10 नकात पर मुश्तमिल शराइत मौसूल हो गई हैं और ये काबिल अमल है, तो हम जंग बंदी कर रहे हैं। जवाब में ईरान ने भी जंग बंदी का ऐलान कर दिया। लेकिन एक सवाल जो मेरे जहन में भी मुसलसल गूंज रहा है, जो अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपना जंग बंदी से पहले आखिरी ट्वीट किया था, उसमें सिविलाइजेशन को तबाह करने की बात की थी। उसके बाद मेरे जहन में यह पैदा हुआ कि आखिर यह वहशी कौन होता है जो इंसानी तहजीब के खिलाफ हो? वहशी कौन होता है जो इंसानी इक़दार के खिलाफ हो? और फिर मेरे जहन में दोबारा यह सवाल गूंजा कि आखिर वहशी कौन होता है? वो होता है जो वादों को बार बार तोड़ता है। इसी पसे मंजर में अमेरिका के नामवर सहाफ़ी टकर कार्लसन ने एक वीडियो जो है वो अपलोड की और उसमें ट्रंप से ये सवाल पूछा, बड़ा सख्त सवाल, कि ट्रंप तुम खुद को क्या समझते हो? यानी ईस्टर वाले दिन, ईद की सुबह तुम ऐसी गंदी जबान इस्तेमाल कर रहे हो, तुम ईरान के मजहब का मजाक उड़ा रहे हो। अगर तुम मजहबी जंग छेड़ना चाहते हो तो ये तुम्हारा इंतखाब हो सकता है, लेकिन एक बात याद रखो, कोई भी मुहज़्ज़ब इंसान, ये वो ट्रंप को कह रहे हैं कि कोई भी मुहज़्ज़ब इंसान दूसरों के अकायद का तमस्खुर नहीं उड़ाता। तुम्हें किसी मजहब की तालीमात से इख्तलाफ हो सकता है और अगर वो तुम्हारा मजहब नहीं तो ये फितरी बात है कि तुम उस पर तनकीद करो, उसे समझाओ या उस पर बहस करो, मगर किसी के ईमान का मजाक उड़ाना दरअसल खुद ईमान के तसव्वुर की तौहीन है। टकर कार्लसन कहते हैं कि ईमान हमें यह सिखाता है कि हम इस कायनात के मालिक नहीं हैं, हमने इसे पैदा नहीं किया और ना ही इसके इख्तिताम तक हम मौजूद रहेंगे। हम जिंदगी को तबाह तो कर सकते हैं मगर इसे पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि हम खुदा नहीं हैं। हर मजहब का बुनियादी पैगाम यही है कि इंसान खुदा नहीं है, और जब कोई खुद को खुदा समझने लगे तो फिर वो इसी तरह की ज़बान इस्तेमाल करता है जैसी ज़बान ट्रंप ने इस्तेमाल की। ये मामला सिर्फ इस्लाम के मजाक तक महदूद नहीं है। वो कहते हैं कि किसी भी सदर का काम ये नहीं कि वो इस्लाम या किसी मजहब का मजाक उड़ाए। ये कोई मजहबी रियासत नहीं है अमेरिका, और ना ही हम जंग इसलिए करते हैं कि देखें कौन सा मजहबी निज़ाम ज़्यादा मौसर है। वो कहते हैं कि अमेरिका एक गैर मजहबी रियासत है, और आगे वो दुआ भी कर रहे हैं कि खुदा करे अमेरिका ऐसा ही रहे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ट्रंप को लताड़ा है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि ट्रंप ने ईरान की हुकूमत पर हमला करने के बजाय ये कहा था कि मैं ईरान की सिविलाइजेशन को तबाह कर दूंगा। ये एक इंतहाई ना सिर्फ गैर मामूली बयान था, बल्कि इसके ऊपर तो खुद ट्रंप के ऊपर बैनुल-अक़वामी अदालतों के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर मुकदमात दर्ज होने चाहिए, एक तरफ जंगी जराइम का और दूसरी तरफ इंसानी तहजीब को तबाह करने का। अब हुआ ये कि जंग बंदी के
चंद ही घंटों बाद अमेरिका ने मुज़ाकरात से कबल वो 10 नकाती फ्रेमवर्क जो ईरान की तरफ से दिया गया था उसकी संगीन खिलाफ वर्जी की है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई मुबस्सिर और दानिश्वर भी नहीं कह रहे, ये ईरान के स्पीकर असेंबली मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने अपने 2 टोक बयान में कहा है। और उन्होंने कहा है कि अमेरिका पर ईरान को जो सबसे ज़्यादा गहरा और तारीखी अदम एतमाद है वो महज जज्बाती तासुर नहीं है, बल्कि इसकी जानिब से यानी अमेरिका की जानिब से वादों और मुआहिदों की मुसलसल पामाली का नतीजा है। ये एक ऐसा तर्ज अमल है जो एक बार फिर खुलकर सामने आया है। मोहम्मद बाकिर कहते हैं कि ट्रंप ने खुद तस्लीम किया कि इस्लामी जमहूरिया ईरान की 10 नकाती तजावीज़ मुज़ाकरात के लिए एक काबिल अमल बुनियाद है, मगर अफसोसनाक हकीकत यह है कि यही बुनियाद आगाज से पहले ही रौन दी गई। अब इस फ्रेमवर्क की 3 बुनियादी शिकों की खिलाफ वर्जी की गई है, जिसकी तरफ मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने निशानदेही की है और अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर इसको एक्स अकाउंट पर जाके पोस्ट भी किया। वो 3 शराइत क्या हैं? ये पहली दफ़ा सरकारी सतह पर जो ईरान की डिमांड्स हैं उसमें से 3 डिमांड्स जो हैं वो जारी की गई हैं और ये मोहम्मद बाकिर की तरफ से की गई हैं। इससे पहले जितने भी मुतालबात 10 आ रहे हैं वो मुख्तलिफ मीडिया मुख्तलिफ तनाजुर में जो है वो रिपोर्ट करता रहा है। मैं आगे उस पर बात करूंगा कि अल जज़ीरा ने क्या क्या रिपोर्ट किया। अब वो 3 बुनियादी शिकें क्या हैं? पहली शिक क्या है? लेबनान में फौरी और होमागीर जंग बंदी की शिक को नज़रअंदाज किया गया और वो कहते हैं कि हालांकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ समेत मुतअद्दिद लीडरशिप्स ने इसे वाज़े तौर पर हर जगह फौरी जंग बंदी करार दिया था। इस अहद से इन्हिराफ न सिर्फ सियासी बददियानती है बल्कि खित्ते में खून रेजी को तूल देने के मुतरादिफ है। दूसरी शिक क्या है जिसकी अमेरिका ने खिलाफ वर्जी की है? अभी जंग बंदी के फौरी बाद ईरान की खुद मुख्तारी की खुली पामाली करते हुए इसकी फिजाई हदूद में मुदाखलत की गई है, जहां एक दरअंदाज ड्रोन को सूबा फारिस के शहर लार में मार गिराया है। ये ईरानी फोर्सेस ने मारा है और वो कहते हैं कि ये इकदाम न सिर्फ बैनुल अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी है बल्कि इस शिक की भी सरीहन तौहीन है जो ईरान की फिजाई हदूद के एहतराम की जमानत देती थी। और तीसरी शिक उन 10 शराइत में से है कि जिसकी खिलाफ वर्जी की गई है वो ईरान के यूरेनियम अफजूदगी के जायज़ और तस्लीम शुदा हक से इनकार करना है। हालांकि यह हक इसी फ्रेमवर्क की 6ठी शिक में वाज़े तौर पर शामिल था। मोहम्मद बाकिर ने वाज़े कर दिया कि जिस तीसरी शिक की खिलाफ वर्जी की गई है और ये खिलाफ वर्जी किस बात पर की गई है कि ट्रंप ने JD वेंस ने यह बयान जारी किया है कि अमेरिका ईरान को जोहरी अफजूदगी करने की इजाज़त नहीं देगा, और जबकि ये शराइत के अंदर 6ठी क्लॉज मौजूद है और इन्हीं शराइत के ऊपर ट्रंप ने यह कहा कि हाँ ये शराइत काबिल अमल हैं, इसलिए जंगबंदी कर रहे हैं और मुज़ाकरात को बढ़ाएंगे। और फौरी बात जो है जब वो अंदर उनके इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर और ऑफिसर्स के अंदर और डीप स्टेट के अंदर वो चीज़ें गई होंगी तो यकीनन उन्होंने ये कह दिया होगा कि ये आपने कैसे कह दिया, ये तो बड़ी गलती हो गई। तो फौरी एक और ट्वीट जो है वो ठोक दी और उसमें कह दिया कि जी हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे, और ये भी साथ में कह दिया कि ईरान के करीब करीब हमारे जंगी जहाज़ मौजूद रहेंगे ताकि हम किसी भी वक्त दोबारा हमला करना चाहें तो हम बहुत ताकतवर हमला करेंगे। वो धमकी अमेज़ लहजा जो 28 फरवरी से लेके आज के दिन तक जो है वो जारी है, लेकिन ईरान हर धमकी का जवाब बड़ा तदब्बुर से, तहम्मुल से और अज़म के साथ दे के ये वाज़े करता है कि हम ये धमकियों से घबराने और डरने वाले नहीं हैं, जिसका पहला इज़हार उस वक्त हुआ था सिविलाइजेशन की तबाही का जब धमकी दी गई थी तो ईरान की पूरी कौम सड़कों पर आ गई थी, पुलों पर आ गई थी और अपनी अहम इमारतों के बाहर अपनी इंसानी हाथों की जंजीरें बनाकर इस अज़म का इज़हार किया था कि हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो मोहम्मद बाकिर कहते हैं कि जंग बंदी के बाद जो मुज़ाकरात शुरू होने हैं, जो मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं, उन मुज़ाकरात से पहले इसकी खिलाफ वर्जी की गई है। अब मोहम्मद बाकिर कालीबाफ के इस ट्वीट के बाद अमेरिका के नायब सदर JD वेंस ने जो है वो इन तीनों शिकों की खिलाफ वर्जी पर क्या बयान दिया है, ख़ास तौर पर लेबनान पर हमलों से मुतल्लिक ये वीडियो आप देख लें। Lebanon, which has
nothing to do with them and which the United States never once said was part of the ceasefire. That's ultimately their choice. We think that would be dumb, but that's their choice. इस वक्त सूरत हाल ये है कि लेबनान ने कौमी यौम शोक का ऐलान किया है क्योंकि इस्राएली हमलों की एक ज़बरदस्त जो वेव है उसके नतीजे में 254 लेबनानी जो हैं वो शहीद हुए हैं और 1165 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं, जिस पर वज़ीर आज़म नवाब सलाम ने कहा कि वो इस्राएली कत्ल की मशीन को रोकने के लिए लेबनान के तमाम सियासी और सिफारती वसाइल इस्तेमाल करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब इस्राएली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि लेबनान अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाली जंग बंदी का हिस्सा नहीं है। इस मौक़िफ़ की तायद खुद आपने वीडियो में सुना कि अमरीकी नायब सदर ने भी की है कि हमने इसका कोई वादा नहीं किया था। अब मुद्दा ये है कि जब वो 10 शराइत पेश की गई उसकी 6ठी शर्त यही है, उसकी 5वीं शर्त यही है, तो फिर आप उससे कैसे इनराफ कर सकते हैं। जंग बंदी का ऐलान वो शराइत मौसूल होने के बाद हुआ था और अभी तो मुज़ाकरात शुरू होने हैं, 2 हफ्ते की डेडलाइन है और उसके बाद ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नहीं वो तो पहली मुलाकात के बाद पता चल जाएगा, या वैसे ही होगा जैसे 28 फरवरी वाला मैटर हुआ था। ये 1-2 दिन की बात है, चीज़ें सारी सामने आ जाएंगी। लेकिन अल जज़ीरा ने जो इन 10 शराइत को रिपोर्ट किया है उसके अंदर यह है कि अमेरिका की जानिब से अदम जारियत की ज़मानत है, अबनाए हुर्मुज़ में ईरानी निगरानी में महदूद गुज़रगाह है और ईरान के जोहरी अफजूदगी प्रोग्राम को तस्लीम करना, ईरान पर आयद तमाम पाबंदियों का ख़ात्मा, अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी की करारदादों का ख़ात्मा, खित्ते से अमरीकी फ़ौज का इनखला, जंगी नुकसानात का मुआवजा, बैरून मुल्क मुंजमद ईरानी असासों की वापसी और मुआहिदे को सलामती कौंसिल की करारदाद के ज़रिए कानूनी हैसियत देना शामिल है। ये रिपोर्ट किया अल जज़ीरा ने। अब इसके अंदर 2 मुतालबात बड़े ही आप देखें कि बैनुल अक़वामी क़वानीन के बिल्कुल मुताबिक हैं। पहला मुद्दा ये है कि अगर मुआहिदा हो जाता है जंग बंदी का तो इसको सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद के ज़रिए कानूनी हैसियत दी जाएगी, सबसे पहला ये। दूसरा ये है कि जो इस पूरे रीजन के तनाजुर में है कि जो अमेरिका के यहाँ अड्डे हैं, ख़ास तौर पर खलीजी रियासतों में ये जो 13 अड्डे हैं जो बुनियादी तौर पर फितना, फसाद और शर का मरकज़ हैं, इनको यहाँ से ख़त्म किया जाए और इनको यहाँ से भेजा जाए। कतर ने तो अभी दबे लफ्ज़ों में ये कहा है कि अल उदेद एयरबेस खाली करें और यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर गोल करें, और अगर यही सऊदी अरब भी कह देता है और यही मुत्तहिदा अरब अमारात कह देता है, बहरीन कह देता है, तो यकीनन अमेरिका नए वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर इस रीजन में जो अपनी बालादस्ती कायम किए हुए है गुज़िश्ता 6-7 दहाइयों से, उसका खात्मा हो जाएगा। अब इसकी जो तपिश है वो तो इंडिया में भी महसूस की जा रही है और मुझे हैरानी हुई है इंडिया के जर्नलिस्ट जो हैं वो जिस तरह की ट्रांसमिशंस कर रहे हैं, जिस तरह के तबसरे कर रहे हैं, वो उन्हें देखें तो अंदाज़ा होता है कि इनको सबसे ज़्यादा तकलीफ है कि जंग क्यों बंद हुई है। और मेरे लिए इससे भी ज़्यादा अलार्मिंग बात यह है कि इंडिया के बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं और हमने उनकी किताबें पढ़ी और वो बैनुल अक़वामी फोरम्स के ऊपर गुफ्तगू भी करते हैं, ऑक्सफोर्ड में भी जाके ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ बात करते हैं। मैं शशि थरूर की बात कर रहा हूँ। शशि थरूर ने ईरान जंग बंदी पर तबसरा किया है और उस जंग बंदी के अंदर बुनियादी तौर पर तो वो मोदी के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और उसमें कहा है कि आलमी तनाज़े में इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक फेलियर है ये अब रिकवर नहीं होगा और पाकिस्तान ने खुद को रीब्रांड किया है और ये बताया है कि ग्लोबल स्टेबिलिटी प्रोवाइडर है पाकिस्तान। और उन्होंने क्या क्या कहा है आप ये वीडियो देखें। Pakistan with stepping in to end the Iranian war, I am in shock. It feels like a massive strategic failure by the Indian government. देखिए शशि थरूर ने कैसे कहा है कि आप धुरंधर 2 मूवी देखकर इंडिया में बैठकर मजे ले रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जबकि ग्लोबल ऑर्डर जो है वो इंडिया के खिलाफ शिफ्ट हो चुका है। पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया का मरकज़ निगाह बना हुआ है। ये ट्रंप की जो मुज़ाकराती टीम है ये इस्लामाबाद आ रही है, नायब सदर JD वेंस हैं, इनमें स्टीव विटकॉफ हैं और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी हैं। फ़लस्तीन के मामले पर भी यही हुआ था, गज़ा के मैटर में भी यही हुआ था और जब गज़ा का बोर्ड ऑफ पीस बना था, उस बोर्ड ऑफ पीस के बाद जब गज़ा को रीबिल्ड करने, रिकंस्ट्रक्शन के लिए मंसूबा पेश किया गया था तो वो जेरेड कुशनर ने पेश किया था।
उस जेरेड कुशनर के अंदर जेरेड कुशनर ने पूरे मैप्स जारी किए थे कि हम यहाँ पर दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन कैसे करेंगे, और वही जेरेड कुशनर अब पाकिस्तान आ रहे हैं। और ये जो मुज़ाकरात का पहला दौर है, ये हफ्ते की सुबह जो है वो इस्लामाबाद में हो रहा है। अब मुज़ाकरात की टेबल पर अमेरिका क्यों आया है, मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में ये बात की थी कि वो बैनुल-अक़वामी सियासी निज़ाम के अंदर तब्दीली, यूरोप के तनाजुर में, खलीजी रियासतों के तनाजुर में, चाइना, रशिया और ख़ुद अमेरिका के ऊपर माशी दबाव और मल्टीनेशनल कंपनियों के तनाजुर में, जिस पर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को अभी तक ईरान की फतह समझ में नहीं आई ना, वो कहते हैं कि अब इसराइल के अपोजिशन लीडर का बयान जो है ना वो देखें, वो पढ़ें, जो उन्होंने एक्स के ऊपर जो है वो पोस्ट किया। अपोजिशन लीडर हैं इसराइल के याइर लेपिड, वो कहते हैं कि हमारी पूरी तारीख में कभी ऐसा सियासी अलमिया यानी पॉलिटिकल डिजास्टर नहीं हुआ जब हमारी कौमी सलामती के बुनियादी उमूर से मुतल्लिक फैसले किए जा रहे थे तो इसराइल इस मेज़ पर मौजूद ही नहीं था। और उन्होंने कहा कि फ़ौज ने वो सब कुछ किया जो इससे तलब किया गया, अवाम ने सपोर्ट किया, लेकिन नेतन्याहू सियासी और स्ट्रेटेजिक तौर पर मुकम्मल फेलियर यानी नाकामी का शिकार है। और उन्होंने इन मकासद में से एक भी हासिल नहीं किया जो उन्होंने खुद तय किए थे। और लेपिड ने खबरदार करते हुए कहा, नेतन्याहू ने अपने तकब्बुर, गफलत और स्ट्रेटेजिक मनसूबाबंदी की कमी की वजह से जो सियासी और स्ट्रेटेजिक नुकसान इसराइल को पहुंचाया है, इसे ठीक करने में बरसों लग जाएंगे। ये बयान बुनियादी तौर पर क्यों दिया गया, इसको समझें। इसराइल की हालिया जहरियत और गजा की जहरियत के नतीजे में यूरोप पूरा इसराइल से पीछे हट गया। वो इसराइल की जो है वो हिमायत नहीं कर रहा। अभी आप देखें कि जो करारदादें सिक्योरिटी काउंसिल में प्रेजेंट हुई उनको फ्रांस भी वीटो कर रहा है, चाइना भी वीटो कर रहा है, रशिया भी वीटो कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। और दूसरा क्या हुआ कि जो रजीम चेंज ऑपरेशन का प्लान ट्रंप ने और नेतन्याहू ने मिलकर बनाया था उसमें तो वैसे उनको शिकस्त हुई है, बल्कि और जो नई लीडरशिप आई है वो एक ताज़ा दम है और वो ईरान के मुस्तकबिल के बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से फैसले करेंगे। लेकिन इस जंग के दौरान ईरान को जो जो मुल्क सपोर्ट फराम करते रहे हैं, अमेरिका उनकी खोज लगाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके कोई एविडेंस नहीं है अमेरिका के पास। इसलिए अमेरिकी सदर ट्रंप ने जो है वो ऐलान किया है कि जो मुल्क, एक मुल्क की बात की है, ममालिक की बात नहीं की। हमारे यहाँ पाकिस्तान के मीडिया में जो ये खबर चलाई जा रही है ना कि ट्रंप ने उन ममालिक पर 50% टैरिफ आयद कर दिए हैं फौरी तौर पर जो ईरान को फौजी हथियार फराहम कर रहे थे। ऐसा नहीं है, एक मुल्क की बात किया उन्होंने। लेकिन इसमें दिलचस्प बात क्या है, वो मुल्क कौन सा है कि जिसके ऊपर ये 50% टैरिफ जो है वो आयद करने का हुक्म जारी किया गया। उस मुल्क का नाम ट्रंप ने नहीं लिया। वो चाइना का नाम लेते हैं तो एविडेंस चाहिए। चाइना का नाम नहीं ले सकते क्योंकि अगले महीने खुद ट्रंप बीजिंग का दौरा करने जा रहे हैं। रशिया का नाम नहीं ले सकते क्योंकि रशिया इस वक्त बैकडोर डिप्लोमेसी और पॉलिसी के तहत अमेरिका के साथ मिलकर यूक्रेन जंग के ऊपर जितने भी इख्तिलाफात हैं उनको दूर कर रहा है। और ये दोनों ममालिक हो सकते हैं। और तीसरा अगर कोई मुल्क है तो ट्रंप को उसका नाम लेना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब जो माहिरीन हैं वो ट्रंप के इस बयान को कानूनी बुनियाद से महरूम और महज सियासी दबाव करार दे रहे हैं। और ट्रंप ने ये ऐलान जो अपने सोशल मीडिया, आप देखो ना, अपनी बात करने के लिए उसने अपना प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, ट्रुथ सोशल अकाउंट, और आप देखें कि उसे दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो एतमाद और भरोसा नहीं है, बल्कि कोई सहाफ़ी उससे तल्ख और सख्त सवाल करता है तो वो उसको गालियां भी देता है और उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस से धक्के देके बाहर भी निकलवा देता है। इसी ट्रुथ सोशल अकाउंट के ऊपर उन्होंने ये सारी टैरिफ लगाने की जो है वो धमकी दी गई। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पस मंज़र बता दूं कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट पहले ही बैनुल-अक़वामी हंगामी इक़्तिसादी इख्तियारात एक्ट के तहत वसी टैरिफ जो लगाए गए थे उसके इख्तियार को मुस्तरद कर दिया था। और सिर्फ मुस्तरद नहीं किया था, ट्रंप के इन फैसलों को गैर कानूनी करार देकर अदालत ने तकरीबन 166 अरब डॉलर्स मुख्तलिफ कंपनियों को वापस करने का हुक्म भी दिया था। ये ट्रंप जो है ना, आप इसकी 28 फरवरी से लेके आज 9 अप्रैल तक की सारी ट्वीट्स और ये मैसेजेस देखें ना तो आपको ये भुखलाहट
से दो चार एक शख्स नजर आएगा। आपको ये नहीं लगेगा स्टेटमेंटशिप नहीं नजर आएगी, आपको एक सुलझा हुआ इंसान नजर नहीं आएगा, आपको ये भी महसूस नहीं होगा कि ये दुनिया की ताकतवर तरीन कौम का नुमाइंदा है और उसका ये सदर है। आपको लगेगा ये कोई बाजारी ज़बान इस्तेमाल करने वाला शख्स है, ये कोई ऐसा शख्स है जिसके हाथ में वो, हमारे यहाँ तो बड़े वर्नैकुलर एग्जाम्पल है, मैं देना नहीं चाहता लेकिन मुझे वो देनी पड़ रही है समझाने के लिए। मेरा ख्याल में इससे बेहतर एग्जाम्पल नहीं हो सकती कि वो बांदर के हाथ जो है वो माचिस आ गई है। और आप देखें कि जंग बंदी का ऐलान होता है और फौरी तौर पर जो है वो उन 3 शिकों के खिलाफ वर्जी होती है। फिर ईरान ने क्या रद्द अमल दिया, ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ को बंद कर दिया, और सिर्फ बंद नहीं किया, उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि अबनाए हुर्मुज़ के जो कुछ हिस्से हैं यहाँ पर कुछ सुरंगों का खदशा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक जो है वो ईरानी पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने मुतबादिल रास्ते जो हैं वो मुतय्यन कर दिए हैं, और ईरानी पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने यह कहा है कि अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए पासदाराने इनकलाब से हर जहाज को ताउन करना होगा, और यह भी कहा है कि ईरान इन जहाज़ों से टूल टैक्स भी वसूल करेगा, और ये उन्हीं शराइत का हिस्सा है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ईरान ने बाज़ाब्ता तौर पर जो मीडिएटर कराने वाले मुल्क हैं, तुर्किया है, पाकिस्तान है, उनको बाज़ाब्ता तौर पर आगाह भी कर दिया है कि अब वो टूल टैक्स भी वसूल कर रहे हैं और अबनाए हुर्मुज़ बंद करके मुतबादिल रास्ते से जहाज़ों को रास्ता भी दे रहे हैं। अब आप देखें, ट्रंप ने ईरान जंग से पहले वैसे तो पूरी दुनिया में एक महाज खोला था टैरिफ के नाम के ऊपर, लेकिन इस ईरान जंग के दौरान जो ट्रंप ने नेटो के हवाले से मौक़िफ़ अपनाया है, अभी कल जो है वाइट हाउस के अंदर नेटो के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनसे मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में ट्रंप ने दोबारा धमकी दी है कि हम ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करेंगे, और ये भी कहा कि अब हमें नेटो की ज़रूरत नहीं है, और मार्क रुटे को ये कन्वे किया है कि जब हमें ईरान जंग के अंदर नेटो की ज़रूरत थी तो नेटो हमारे साथ नहीं आया, और मुस्तकबिल में हम नेटो के साथ नहीं होंगे। अभी बाज़ाब्ता तौर पर नेटो से एग्ज़िट नहीं लिया, लेकिन इस मुलाकात पर काफ़ी दिनों से बैन अवी मीडिया की नज़रें थी, और इस मुलाकात के फौरी बाद जो ट्रंप ने ट्वीट किया, उस ट्वीट के अंदर बड़े हरूफ के अंदर ख़ास तौर पर कैप्स लेटर में ट्रंप ने ये दोहराया कि अब हमें नेटो की ज़रूरत नहीं है। और नेटो के जो अहम 2-3 बड़े ममालिक हैं, जर्मनी, उनकी तरफ से भी ईरान जंग के अंदर अमेरिका की हिमायत नहीं की गई। इसी तरह हालांकि जर्मनी के अंदर इस वक्त कोई 40,000 के करीब अमरीकी फ़ौजी जो हैं वो वहाँ पर तैनात हैं, वहाँ पर बहरी बेड़ा है, फ़ौजी बेड़ा जो वहाँ पर तैनात है अमेरिका का, उन बेड़े के ऊपर जो है ये अमरीकी फोर्सेस मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इनकार किया। बरतानिया ने बेसिस नहीं दी, उन्होंने इनकार किया, मुखालफत की। फ्रांस तो उससे भी एक स्टेप आगे चला गया, वो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने खूब जो है वो ट्रंप के ख़िलाफ़ बयानात भी दिए हैं, बल्कि इस पूरी जंग को वो जो है वो गैर कानूनी भी करार दिया है। और स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बाज़ाब्ता तौर पर इस जंग की मुखालफत की है। और इसकी वजह बुनियादी तौर पर क्या है उसको समझें कि ट्रंप असल में गेम क्या चल रहा है इस रीजन के साथ और पूरी दुनिया की इकोनॉमी के साथ। वो सट्टेबाजी की तरह जो है ना वो काम कर रहा है। वेनेजुएला का एक्सपीरियंस करने के बाद ट्रंप को थोड़ा हौसला मिला कि अब मैं दुनिया के अंदर कुछ भी कर सकता हूँ। अब दुनिया जो है वो इस वक्त बड़ी हद तक मशरिक़ वुस्ता के तेल पर डिपेंडेंट है। जापान, इंडिया, चीन और यूरोप सब इससे बड़ी मिकदार में तवानाई हासिल करते हैं, लेकिन तेल की असल कमी नहीं है बल्कि रसद का मसला है, क्योंकि वेनेजुएला, कनाडा और अमेरिका के पास भी बड़े बड़े ज़खायर मौजूद हैं। अगर ईरान के साथ जंग के नतीजे में अबनाए हुर्मुज़ बंद हो जाती है मुस्तकिल तौर पर, तो मशरिक़ वुस्ता का जो ऑयल सप्लाई नेटवर्क है वो टूट जाएगा, और इसमें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। वो ट्रंप करना भी चाह रहे हैं कि जो शुमाली अमेरिका है वहाँ पर तेल की पैदावार जारी रहेगी, और ऐसी सूरत हाल में दुनिया के बड़े ममालिक को अमरीकी तेल और वसाइल पर इन्हिसार करना पड़ेगा, वो डिपेंडेंट हो जाएंगे। यही नहीं, खाद और खुराक की पैदावार के लिए जो ज़रूरी नाइट्रोजन है वो भी मुतासिर होगी, जिससे ममालिक के पास महदूद किस्म के अल्टरनेटिव रह जाएंगे, और वो क्या है? शुमाली अमेरिका और रूस। इस तरह अमेरिका पूरी दुनिया को, यानी ट्रंप पूरी दुनिया को अमरीकी रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट बनाने के खुफिया मंसूबे को
ईरान जंग की आड़ में नाफिज करना चाहता है। फिर इसी तरह जिन ममालिक ने अमेरिका को भारी कर्ज दे रखा है, जैसे चीन, जापान और यूरोपीय ममालिक, वो भी अमरीकी तवानाई के मोहताज हो जाएंगे और डॉलर से अलहदगी इख्तियार नहीं कर सकेंगे। होगा ये कि फिर यूं अमेरिका का कर्ज, जो इसकी कमजोरी समझा जा रहा है, एक ताकतवर हथियार बन सकता है। अमेरिका जो है वो ग्रीनलैंड के मादनियात, कनाडा और वेनेजुएला के तेल, मेक्सिको की सनत और पनामा कनाल के जरिए तिजारत पर कंट्रोल हासिल करके खुद कफील शुमाली अमरीकी कला जो है वो तामीर करना चाहता है। और ट्रंप के इकदामात बज़ाहिर तबाहकुन और हमें गैर दानिशमंदाना लग रहे हैं, लेकिन अगर मकसद ही आलमी निज़ाम को तोड़कर एक नया निज़ाम कायम करना हो जिसमें दुनिया अमेरिका पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाए, तो फिर यही इकदामात एक बड़ी स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकते हैं, जिसको ग्रैंड स्ट्रेटजी या ग्रैंड प्लान कह सकते हैं। इस सूरत में मौजूदा आलमी सिस्टम को तोड़कर एक नए ट्रंप ग्लोबल सिस्टम के उभरने की जो है वो बात की जा रही है। यही वजह है कि नेटो के सेक्रेटरी जनरल के साथ 2 घंटे की मुलाकात हुई और फिर दोबारा ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करने का मुद्दा जो है वो ट्रंप ने दोबारा छेड़ दिया। और इसी तरह अगर इसको मजीद एक्सपेंड करें कि ईरान के ऊपर फौजी हमलों के नतीजे में जो खलीजी खित्ते हैं, इनके जरिए जो अल्मोनियम, सल्फर और हीलियम जैसे गैसेस को तरसील किया जा रहा था, यहाँ से दूसरे ममालिक भेजा जा रहा था, वो भी मुतासर हुआ। और ये सारा कुछ गाड़ियों, कंप्यूटर चिप्स और एग्रीकल्चर जैसी इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ये तनाज़ा जो है ये दरअसल अहम मादनियात पर कंट्रोल की एक बड़ी आलमी जंग या ग्रैंड स्ट्रेटजी का हिस्सा है, जो एक तरफ बड़ी कंपनियों के बोर्ड रूम्स में होने वाले कानकुनी के मुआहिदों से लेकर दूसरी तरफ चीन के असर और रसूख को कम करने के लिए अमेरिका की तिजारती स्ट्रेटजी तक फैला हुआ है। दुनिया में पाए जाने वाले तकरीबन 100 रेयर अर्थ मिनरल्स में से दर्जनों की मांग तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से इनकी फरहमी महंगी, कमी का शिकार और आलमी कशीदगी के लिए इंतहाई हसास हो गई है। ज्यादा तवज्जो जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स पर दी जा रही है, जो ग्रीन एनर्जी और दिफाई शोबों में इस्तेमाल होते हैं। अमेरिका ने इनके ज़खायर बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट वॉल्ट शुरू किया है, जबकि चीन इन मादनियात की पैदावार में सबसे आगे है और चीन ने इनकी बरामदात पर पाबंदियां भी आयद कर रखी हैं। ताहम रेयर अर्थ मादनियात उन 60 अहम मादनियात का सिर्फ 1/4 हिस्सा हैं जिन्हें अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने स्ट्रेटेजिक जरूरत करार दिया है कि ये अमेरिका की स्ट्रेटेजिक नीड है। इसलिए अमेरिका ने जापान और यूरोपीय ममालिक के साथ मिलकर इन मादनियात की फराहमी के लिए ताउन बढ़ाने की कोशिशें की थी और मुआहदात भी किए थे इस जंग से पहले, ताकि चीन को जो है वो कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में लाया जाए। लेकिन चीन के पास रिसोर्सेज भी हैं, पूरा पैदावारी सिस्टम भी है। अब सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो 3 बड़े ऐसे शोबे हैं जिन्हें इन मादनियात की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसमें बैटरियां हैं, तवानाई ज़ख़ीरा करने का सिस्टम है, दिफाई टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर्स, जिसको आप चिप्स भी कह सकते हैं। ये मादनियात इन तीनों शोबों में इस्तेमाल होती हैं और इनकी मांग अब बहुत ज़्यादा है। अब ईरान जंग को महज जियो स्ट्रेटेजिक तनाजुर में देखना जो है ठीक है, उसका एक पहलू हो सकता है, लेकिन उसके मुआशी पहलुओं को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ट्रंप इसके ऊपर एक बहुत बड़ा जुआ भी खेल रहा है और ट्रंप इसके ऊपर एक ग्रैंड स्ट्रेटजी के तहत काम भी कर रहा है। ये मुज़ाकरात के अंदर जो ईरान ने 10 शराइत रखी हैं, ये शराइत ना सिर्फ ईरान की कौमी खुदमुख्तारी और वक़ार को जाहिर कर रही हैं, बल्कि ईरान के जो विजन है मुस्तकबिल का, उसको भी जाहिर कर रही हैं। और मेरा ख्याल है कि खलीजी रियासतें इस जंग से बहुत कुछ सबक हासिल कर चुकी हैं और वहाँ पर भी एक बड़ी तब्दीली आएगी। इस तब्दीली का मुजाहरा आप हम सब मुस्तकबिल में देखेंगे। मुझे डॉक्टर अकमल सुमरो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।